हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंडर हमने इंडक्टिव इफेक्ट टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमें पढ़ना है रेजोनेटिंग इफेक्ट, लेकिन उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेटिंग इफेक्ट किससे होता है? रेजोनेंस की वजह से। इसलिए हम सबसे पहले जानेंगे कि रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस के लिए हमें समझना पड़ेगा एग्जाम्पल पहले। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर हम लोग किस तरह लिखते हैं? ये कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर है जिसमें 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन हम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है वो इस तरह भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पर ले आए और नेगेटिव चार्ज इन 2 ऑक्सीजन पर ले आए, ठीक है। या फिर हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? डबल बॉन्ड हम लोग कहाँ ले आए? यहाँ पर, और ऑक्सीजन यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर ले आए? यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो है ये हम कार्बोनेट के लिए लिख सकते हैं, समझ गए आप लोग। लेकिन जो रियल स्ट्रक्चर है कार्बोनेट का वो क्या है? इनमें से कोई भी नहीं है। ये सारे कैसे हैं? इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जो रियल स्ट्रक्चर है कार्बोनेट का उसको हम किस तरह लिखते हैं? इस तरह से। हर ऑक्सीजन पर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड जो है वो इस तरह से दिखाए जाएंगे। यानी कि इसमें ये जो बॉन्ड है हमारा पाई बॉन्ड, ये कैसा है? डायनामिक, स्टैटिक नहीं है, एक ही जगह पर रुका हुआ नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से कहाँ हो गया? शिफ्ट यहाँ पर। जैसे कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ पर आए तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे टूट के आ गया, तो ऑक्सीजन पे चार्ज यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसी तरह से इस वाले ऑक्सीजन में क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आए और ये बॉन्ड यहाँ से टूटकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। यानी कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और ये जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है, ये कैसे हैं? मूवेबल, यानी कि ये अपनी जगह से मूव कर रहे हैं, इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। जो बात है वो समझ रहे होंगे आप। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरह से। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ओजोन, यानी कि O3। O3 को भी हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? ये स्ट्रक्चर होता है ओजोन का, जिसमें इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और इस वाले पर नेगेटिव चार्ज होगा। या फिर हम लोग इस बॉन्ड को यहाँ पे ले आ सकते हैं और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इस तरह का भी स्ट्रक्चर हो सकता है, जहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों ही ओजोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही स्ट्रक्चर कैसे हैं? इमेजिनरी, ठीक है। इनको हमने बनाया है अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि हम अगर किसी रिएक्शन में कोई हमें मैकेनिज्म दिखानी होती तो जो रियल स्ट्रक्चर है उसमें तो बॉन्ड क्या है? घूम रहे हैं, अपनी जगह पर फिक्स ही नहीं है। तो हम मैकेनिज्म कैसे दिखाएंगे? कहाँ पे बॉन्ड तोड़ेंगे, कहाँ पे कोई रिएजेंट को अटैक करवाएंगे, है ना। तो जो मैकेनिज्म होती है थ्योरेटिकली हमें उसमें क्या करना पड़ता है? बॉन्ड को स्टैटिक रखना पड़ता है। इसीलिए हमने ये इमेजिन करके ये स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं जिनको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और जो रियल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो ओजोन का रियल स्ट्रक्चर होगा उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से, जिनमें दोनों ऑक्सीजन पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, और जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो इस तरह से शो कर देंगे। तो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है रियल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये इकलौता एक रियल स्ट्रक्चर होता है, बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? इमेजिनरी, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग बेंजीन का। बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ठीक है, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ये अभी डबल बॉन्ड इस तरफ है तो हम इन 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही कैसे हैं? रियल स्ट्रक्चर्स, सॉरी इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। इनका जो रियल हाइब्रिड होगा
यानी कि रियल स्ट्रक्चर होगा उसको हम किस तरह से शो करते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया रेजोनेंस। अब आपको बात समझ में आई। डेफिनेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं, जब किसी मॉलिक्यूल को हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करें और जो उसका जो कि सारे जो स्ट्रक्चर्स हों वो कैसे हों, इमेजिनरी, और उनका जो रियल स्ट्रक्चर हो वो कैसा हो, हाइब्रिड हो उनका, यानी कि कॉम्बिनेशन हो उनका, तो इस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। तो डेफिनेशन हम इसकी लिख देते हैं, when a molecule can be shown by two or more structures which are all imaginary and the real structure is either cannot be shown or is not useful, then the phenomenon is known as रेजोनेंस। ये डेफिनेशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब हमने समझा डेफिनेशन से कि हमारा रेजोनेंस होता क्या है। ठीक है, अब ये किस तरह से होता है ये समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, कार्बोकेटायन है हमारा, प्रोपिनाइल केटायन बोलते हैं इसको। इसका हम एक ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम में ये जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं इसका फ्रेमवर्क बना लेंगे इस तरह से हम। ये हाइड्रोजन लगे हुए सिग्मा बॉन्ड्स में। ठीक है, ये सारे ये कार्बन कैसे हैं दोनों, ये कैसे हैं, तीनों कार्बन ही क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। एक तो ये कार्बोकेटायन है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और ये डबल बॉन्ड है तो ये दोनों भी कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज। इन सबके पास क्या है, एक एक p ऑर्बिटल है इस तरह से, जो कि ये जैसे ये सिग्मा बॉन्ड है ये सब क्या है, एक ही प्लेन पर, और ये जो p ऑर्बिटल है ये कैसे है, परपेंडिकुलर इस फ्रेमवर्क के। ठीक है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के परपेंडिकुलर जो हैं ये कैसे हैं, p ऑर्बिटल्स। आई रिपीट, ये हमने क्या बना लिया, सिग्मा फ्रेमवर्क बना लिया है, इसका सिग्मा बॉन्ड सारे बना लिए हैं, और ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये कौन से वाले हैं, p ऑर्बिटल्स। सिग्मा जो फ्रेमवर्क है वो हमारा एक प्लेन पर है, जैसे कि हमने मान लिया ये बोर्ड पे, बोर्ड के इस तरह से, और ये जितने भी पाई ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के ये कैसे हैं, इस तरह से पैरेलल एक दूसरे के इस प्लेन के परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये क्या होता है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हम इसमें दिखा रहे हैं ऑर्बिटल डायग्राम में। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये किसके बीच में है, इन दो पैरेलल ऑर्बिटल्स के बीच में। ठीक है, अब क्या है, ये वाला जो पाई ऑर्बिटल है ये कैसा है, वेकेंट है, इसीलिए इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, दो ये, यानी कि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, यहाँ से शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा, क्योंकि ये भी पैरेलल है ना। अब ये देखिए
ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, क्योंकि ये पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, क्योंकि ये किस तरह से बनते हैं, पाई ऑर्बिटल्स की लेटरल ओवरलैपिंग से, और लेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं, इसलिए इनमें ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट होता है ये बहुत ही कम होता है। इसलिए इनको ज़रा सी भी एनर्जी मिले या ज़रा सा भी इनको कहीं कुछ दिखे कि हम कहीं और बॉन्ड बना सकते हैं तो ये इजीली क्या हो सकते हैं, टूट जाते हैं। तो यहाँ से जब इसको ये पता चलता है कि इस वाले कार्बन पर क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इस तरफ आ जाएंगे और इस वाले पाई ऑर्बिटल से क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अब इससे साथ बॉन्डिंग कर लिया, तो ये वाले का जो, इसका पहले सिग्मा फ्रेमवर्क मैं बना लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पाई ऑर्बिटल्स है। अब जब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये क्या होगा, ये वाला जो खाली हो जाएगा, यानी कि इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड जो है किसके बीच में हो जाएगा, इन दोनों के बीच में। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। ठीक है, तो ये किस में हो रहा है, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में। तो हम एक और डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं रेजोनेंस की, रेजोनेंस इज द delocalization of pi electrons in parallel p orbitals। ओके, तो ये हो गई हमारी नई डेफिनेशन। और ये ऐसा होता क्यों है ये भी मैं समझा देती हूँ यहाँ पर। क्योंकि देखिए, जैसे कि कोई एक फैमिली है, उसमें सारी जिम्मेदारियाँ केवल एक आदमी के ऊपर हों, ठीक है, तो वो क्या होगा, स्ट्रेस्ड होगा, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन अगर क्या हो कि घर के बाकी मेंबर्स जो हैं वो भी कहें कि लाइए हम आपकी थोड़ी जिम्मेदारी ले लें, थोड़ा थोड़ा काम वो अपना अपना कर लें, तो क्या होगा, वो जो एक आदमी है जिसके ऊपर पहले सारी जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, और उसका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। वही बात हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, इस कार्बन पर चार्ज था केवल, ठीक है। अब ये जब क्या हुआ कि ये चार्ज जितना ज़्यादा डिस्पर्स हो जाएगा, यानी कि इसका जितना ज़्यादा फैलाव हो जाएगा, या ये चार्ज जो है जितना ज़्यादा मेंबर्स में बट जाएगा, उतना ज़्यादा इस मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल में एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। इसी वजह से रेजोनेंस की वजह से जो स्टेबिलिटी होती है उसको हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है। तो रेजोनेंस में हम क्या समझा हमने, रेजोनेंस है जब किसी मॉलिक्यूल को हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, और वो सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इमेजिनरी, और जो उनका रियल स्ट्रक्चर होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, वो सारे इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या होता है कि सारे जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका क्या होता है, डीलोकलाइजेशन। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पॉइंट वाइज देख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, इसमें फर्स्ट पॉइंट है resonance hybrid is the only real structure। ठीक है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो केवल इकलौता रियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी एंड contributing। मतलब जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं
वो क्या करते हैं, रियल हाइब्रिड में, हमारे रियल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और सारे के सारे कैसे होते हैं, इमेजिनरी। थर्ड पॉइंट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैं शॉर्ट में RS लिख ले रही हूँ। RS विच कंट्रीब्यूट contributes more is major contributor with least energy and highest स्टेबिलिटी। मतलब वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है और स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है रेजोनेंस हाइब्रिड में। इसी के अपोजिट RS विच कंट्रीब्यूट्स less is minor contributor with highest energy and least stability। और जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, जो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, यानी कि जो सबसे कम स्टेबल RS होगा वो सबसे कम कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, RH मैं किसको लिख रही हूँ, रेजोनेंस हाइब्रिड को। RH विद मोर RS is more stable। मतलब वो रेजोनेंस हाइब्रिड जिसके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हमें कंपेयर करने के लिए दे दिया जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, दो मॉलिक्यूल दे दिए गए, जैसे कार्बोनेट आयन दे दिया गया और ओजोन दे दिया गया, ठीक है। तो कार्बोनेट के हमने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे और ओजोन के कितने बनाए थे, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारे लिए, कार्बोनेट का, क्योंकि कार्बोनेट में 3 बनाए ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और ओजोन में हमने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। तो ज़्यादा RS वाला RH ज़्यादा स्टेबल होता है। और इसका लास्ट पॉइंट है द RH विद इक्वल RS इज वेरी स्टेबल। इसका क्या मतलब हुआ, इक्वल RS क्या होता है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर बनाया। अब मैं वो वाला आपको एग्जांपल दे देती हूँ। मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, क्यों? तो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों होते हैं, देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। और जो अल्कोहल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे हमने कोई अल्कोहल ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है। इसमें हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। दूसरा क्या बनेगा, ये O-, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा CH2- सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर इसने अपना लोन पेयर दे दिया है तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सिमिलर हैं, यानी कि इसमें
जो हम लोग यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों हर तरह से देखने में सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर नहीं है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो देखने में बिल्कुल सिमिलर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इक्वल आरएस, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होते हैं, 2 इक्वल आरएस होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इक्वल आरएस नहीं है। तो इन दोनों में स्टेबल कौन सा हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। तो इन केस ऑफ इक्वल आरएस द स्टेबिलिटी इज स्पेशली वेरी हाई। अगर कहीं पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हो लेकिन उसमें इक्वल आरएस ना हो, लेकिन इसमें क्या है, इक्वल आरएस है, तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, इक्वल आरएस वाले को। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें इक्वल आरएस होंगे, ओके। तो ये वाला लास्ट पॉइंट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेजोनेंस के बारे में तो हमने आज सब कुछ पढ़ लिया है कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये वो, लेकिन रेजोनेंस किस तरह के सिस्टम्स में होता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो मैं कल बताऊंगी, जिससे आप बता पाएँ, और साथ में बताऊंगी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस तरह बनाए जाते हैं किसी मॉलिक्यूल के। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।